हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें पाकिस्तान से पहली बार ज्वाइन किया है दुर्दाना मैम ने, जो कि यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। मैम बहुत शुक्रिया। और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है हरी मोहन जी ने। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। मैम, आज हम जो है जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक ये है कि जॉर्जिया मेलोनी जिन्होंने ये कहा है कि वेस्ट में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम आए दिन हम देखते रह रहे हैं, वेस्ट की जानब से आती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? ये तो वही बता सकती है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, उनके ज़हन में क्या चल रहा है। लेकिन लेकिन अगर आपने वो पूरी खबर पढ़ी हो ना, आपने मुझे उसका लिंक भेजा था। जी। बेसिकली उसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने भी एक असाइलम के हवाले से बात की है। असल में ना ये एक आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या जुडिज़्म या ये कोई क्लैश है, रिलिजियस क्लैश की वजह से नहीं बात हो रही। बात ये हो रही है कि जो असाइलम का जो कानून है, उसको बहुत बुरी तरह से मिसयूज़ हुआ हुआ है एंड आई एग्री विद देम ऑन दिस। उसमें फिर हो सकता है कि मुसलमानों की रेशो बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, उसकी वजह भी एक और हो सकती है, क्योंकि अगर आप पिछले 10-12 सालों में या 15 सालों की देखें तो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा जंगें हो रही हैं, मतलब सिविल वॉर्स हुई हैं और वहाँ से बहुत सारे लोग असाइलम के लिए गए भी। और ये आपको शायद याद होगा कि जब इन्होंने यूरोप ने अपने पूरे बॉर्डर्स बंद कर दिए थे, फिर वो एक बच्चे की लाश मिली थी, उससे बड़ा हंगामा, एक सिंपैथी जनरेट हुई थी और फिर इन्होंने बॉर्डर खोले थे। और जंगे सीरिया पे उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट्स थे वो इस तरफ आए हैं। और अभी मैं बल्कि एक खबर आप ही ने जब मेरे साथ शेयर की तो वो मैं लिंक के साथ दूसरी जगह पे अल जज़ीरा की खबर देख रही थी कि फ़िनलैंड में भी उन्होंने ये किया है कि वहाँ कोई पता नहीं कितने 100 के करीब जो है ना डिप्लॉय किए हैं उन्होंने अपनी, जो उनके वो पेट्रोलिंग करती हैं जो फ़ोर्सेस, बॉर्डर को बंद कर। अच्छा, वहाँ वहाँ उनको किसका है जी, रशिया से लोग आ जाएँगे। अच्छा जी, यूक्रेन से आ जाएँगे। मसला ये हुआ हुआ है कि जंगें भी इन्होंने आप पे खुद ही शुरू की हुई हैं हर जगह पे। सारा स्यापा और सारा वो पूरा माहौल, अब वो ज़ाहिर है कहीं न कहीं तो फ्लो, अब देखिए वो इकोनॉमी पुरानी तो नहीं रही ना, जो पहले हालात थे। अब तो हर किसी जगह पे इन्फ्लेशन है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो आई एग्री विद देम। देखिए अगर आप उनकी अगर आप इफ यू पुट योरसेल्फ इन देयर प्लेस, यू नो दिस, जैसे हमने अब अफ़गानियों को नहीं कहा कि जी जाएँ, अब अपने घर जाएँ, अब हमारी इकोनॉमी अब इतना आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी हम उसमें नहीं पड़ते, अब पॉलिटिकल भी होता है बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है अ मेस भी हुआ है। हम इस चीज़ को तो नहीं डिसएग्री कर सकते ना कि रिलिजन के नाम पे देखें बहुत ज़्यादा ब ब एक अजीब-सी सिचुएशन हमने देखी है उसमें। काफ़ी 9/11 भी हुआ, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, और हो अगर आप उसके अंदर जाएँ तो आपको पता चलेगा जी, वो कहते हैं जी शरीयत नाफ़िज़ कर दें, तो ये कर दें, तो वो कर दें। तो रिलिजन को बहुत तरह से मिसयूज़ किया गया। फिर आपको याद होगा वो जो एक न्यूज़ीलैंड में वाक़या हुआ था, वो एक बंदा गया लोन, और उसने जाके कितने लोगों को मस्जिद में मार-वूर दिया था। वो भी एक व्हाइट सुपरमासिस्ट एक एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये वेस्ट में ये चीज़ है, लेकिन आई थिंक अगर आप पूरी खबर पढ़े ना, दे वांट टू डिस्करेज द असाइलम सीकर। और उस पे बात हो सकती है कि वो असाइलम सीकर्स जो हैं वो पाकिस्तान से भी, मैं बेतहाशा लोगों को जानती हूँ जिन्होंने झूठे जो कहा जी हम अहमदी हैं, हमें यहाँ बहुत, मैं उन लोगों को जानती हूँ जो सुन्नी है वो अहमदी बन गए असाइलम लेने के लिए। मतलब उनका अहमदियत से दूर-दूर ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अहमदी बन के और कहा जी यहाँ बहुत मारते हैं, ये करते हैं। वो क्रिश्चियन, मुसलमान क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियनों ने झूठ बोल के कि जी हमारे साथ बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, तो बेसिकली वेस्ट ने ये सारी अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई थी, ह्यूमन राइट्स के नाम पे बड़ा कुछ हुआ है। अब वो उनको लगता है कि यू नो वी शुड सही हो गया। थोड़ा ब्रेक करें। बिल्कुल। ज़ैन आपको वेलकम कहते हैं। हरी मोहन जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्या राय है? आखिर वेस्ट में क्यों इस तरह स्टेटमेंट वेस्ट की जानिब से हमारे लिए? रिबाहा जी, थैंक यू। एक्चुअली मैं मैम की एक बात से बहुत अच्छे से एग्री करता हूँ
कि जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम का नाम लेके जो भी स्टेटमेंट दिया है वो आउटवर्डली या पूरे तरीके से, किसी भी तरीके से, या यूं कहें रिलीजन से उसका कोई लेना देना नहीं है। और उसके पीछे का रीजन समझिए, असलियत में ये यूरोपियंस ही हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी के नाम पर असलियत में अपने इंटरेस्ट्स को फुलफिल करने के लिए सस्ती लेबर बुलाने के लिए, प्लीज ट्राई टू नोट माय पॉइंट, सस्ती लेबर बुलाने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या जो भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम कहेंगे, उन सब से वहां से लोगों को बुलाना शुरू किया। ये धीरे धीरे जाते थे क्योंकि यहां पर भी शांति थी, तो धीरे धीरे जाते थे एक दो, जैसे मेरे भी लगभग बहुत सारे रिलेटिव्स, 40 से ज्यादा रिलेटिव्स मेरे यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो यहाँ पर, अब बहुत सारे लोग ऐसे के जो पढ़े लिखे गए। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए 1 करोड़ का पैकेज बहुत ज्यादा है, उनके लिए 10-15 हजार डॉलर कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल वही हाल है। और इसी वजह से यहां से एक तो लोग वो माइग्रेट करके गए जो पढ़े लिखे थे। ये चीज अप्रॉक्सीमेट 2000 तक बिल्कुल सीधी सीधी शांति से चली, लेकिन जैसे ही यूनिपोलर वर्ल्ड आया, यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों में अपने इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए सिंगल साइडेड वॉर लड़ी। वन साइडेड वॉर थी। अफगानिस्तान में जो दूसरी वाली वॉर है वो वन साइडेड थी। ईरान के अंदर अगर आप, इराक के अंदर अगर आप देखें, सीरिया के अंदर अगर आप देखें, ट्यूनीशिया में ये जो अरब स्प्रिंग पूरा हुआ था, असलियत में अमेरिका को कोई ना कोई लड़ा, क्योंकि एक वॉर इकोनॉमी है ना, तो कोई ना कोई तो लड़ने के लिए चाहिए। वो लड़ने के लिए चाहिए तो उन्होंने क्या किया, दुनिया के, और खासकर प्रॉब्लम यह है कि जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं इन सबको आग लगा दी। हाँ, इसमें थोड़ा हो सकता है आपको बुरा लग जाए, यहां जो आपकी लीडरशिप है इसने इन सबको इस्लाम के नाम पर बेचा, नॉट इन इस्लाम बट ऑन द नेम ऑफ इस्लाम बेचा, और जो गलत चीज थी। यहां से अब बेचारे ये लोग क्या करें, आम आदमी को प्रॉब्लम पता तो होता नहीं है, और दूसरा यहां से अब वो लोग माइग्रेट करने लगे, पहले तो पढ़े लिखे जा रहे थे, अब वो लोग माइग्रेट करने लगे जो कि अनपढ़ हैं, यहां उनकी लाइफ बिल्कुल हेल हो चुकी है, काम नहीं है, भूखे मर रहे हैं, सब कुछ बेच बाच के, धर्म बदल कुछ भी करके, उल जरूल बहाने बनाकर वो यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं। यूरोप में जाना आसान इसलिए क्योंकि अफ्रीका से बाय सी रूट 1 या 2 दिन के ट्रैवल पे, इवन छोटी सी डोंगी के थ्रू भी आप यूरोप जा सकते हैं। टर्की से लेकर ग्रीस होकर यूरोप जा सकते हैं। बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे, जैसे इटली के आइलैंड का एक खबर आई थी कि 7000 बंदों की पॉपुलेशन है, 6000 पीपल की पॉपुलेशन, और 7000 बंदे एक रात में पहुंच गए। अब ये जो चीज माइग्रेशन जो हुआ ना, पहले वाला माइग्रेशन जो था वो पढ़े लिखे लोगों का था, बहुत धीरे था, तो वो लोग उनकी जो सिस्टम था, सोसाइटी था, उसमें जाकर रच बस गए, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे होता ना आटे में हल्का सा नमक, पता भी नहीं लगा, वो वाला हाल था। एकदम से अब ये जो मास पहुंचा, इनको पता लगने लगा भाई वहां तो आपको पैसे भी मिलते हैं, और रेमिटेंस, वो क्या नाम है उसको, बेरोजगारी, जो जैसे एंडोमेंट फंड्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिन्हें हम बेनिफिट्स कहते हैं, वो सारे मिलते हैं। तो मैम सोचकर देखिए, अब क्राउड जाने लगा, पहले 2-4 जाते थे, अब हजारों में जाने लगे। 7000 इन अ सिंगल नाइट एंटर्ड इन इटली। आप सोचकर देखिए क्या हाल हुआ होगा। यहां से क्या नेक्स्ट लेवल आया। अब देखिए ये हो गया। अब अभी भी यूरोप उनको झेल रहा था, कॉमन मासेस में प्रॉब्लम थी, लेकिन यूरोप झेल रहा था। अब अमेरिका चाइना का फिर दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अमेरिका नाटो को कहता भाई मेरे साथ आके लड़ो, मेरे चाइना से लड़ना है। नाटो कंट्रीज कहते हम क्यों लड़े, तू जाके लड़, हम तो आराम से रह रहे हैं। एक फैब्रिकेटेड वॉर करवाई गई, जिसे कहता ना इम्पोज्ड वॉर, यूक्रेन की रशिया के साथ। पूरे के पूरे नाटो कंट्रीज को कहा यूक्रेन की हेल्प करो। अब एक बात बताइए, यूक्रेन की आप भर भर के हेल्प कर रहे हैं, रशिया के साथ आपने इंपोर्ट बंद कर दिया, मेनली ऑयल और गैस का, और पूरी इकोनॉमी ऑयल और गैस पे चल रही थी। रेट्स कितने, 3 से 4 गुना, 3 to 4 टाइम्स तक रेट बढ़े हैं अमेरिका जैसी कंट्री में भी। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, 3 टाइम्स भी अगर रेट बढ़ गए हैं तो इन्फ्लेशन कहां जाएगा। अब उस इन्फ्लेशन में, अच्छा यूरोप की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, बहुत ज्यादा कमा नहीं रहे हैं वो, और जो कमा भी रहे हैं वो इतने ज्यादा हाई पेइंग है कि वो उसको इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पा रही।
चाइना से बिजनेस बंद हो रहा है, रशिया से ऑयल बंद हो रखा है, जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा महंगा है। अब उस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ रहे हैं। पहले जो गवर्नमेंट खुलकर लोगों के ऊपर खर्च करती थी, अब गवर्नमेंट उसको सस्ता तेल खरीदने के लिए, महंगा ऑयल खरीदने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। नतीजा, जो कॉमन मासेस थे, जो वहां के नेटिव्स थे, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, या यूं कहें कम कर दिया। अब आप देखो, फ्रांस में कभी येलो शर्ट वाला प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी वो पीएफ प्रोविडेंट फंड के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी 2 साल एज काम करने की बढ़ा दी गई, 60 से 62 कर दी, तो 15-20 दिन फ्रांस उसी में चल रहा है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, 15-20 दिन चल रहा है फ्रांस उसमें। तो ये असलियत में सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में कोई भी सोसाइटी हुई, रिलीजन हुआ, कंट्री हुई, कुछ भी हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए कोई रीजन ढूंढता है। वो हर कंट्री में होता है, हर सोसाइटी में होता है, इवन हर घर में होता है। कभी कभार होता है ना, फ्रस्ट्रेशन में आके मां भी अपने बच्चों को पीट देती है। जब मां अपने बच्चों को पीट सकती है फ्रस्ट्रेशन में आके, वो तो कंट्री है। तो यहां पर अब सबसे ज्यादा जो बोझ नजर आएगा वो ये माइग्रेंट्स नजर आए, और इसमें कोई दो राय नहीं, इसको आग लगाने का काम सैमुअल पैटी की गर्दन काट दी, चर्च में 2 बंदों को चाकू मार दिया, और कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो कॉमन मासेस, वो जो साफ सुथरे शहर में रहने वाले थे, अब उनको अपना शहर, अपने देश गंदा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि सड़कों के ऊपर ये माइग्रेंट्स रह रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, मेरे सड़क साफ है, मैंने बचपन से साफ सड़क देखी है, अब उसमें इतने माइग्रेंट्स है कि मैं खुद नहीं निकल पा रहा। अब अच्छा, एक मजे की बात और, ये जो माइग्रेंट्स गए हैं ना, पहले वालों के बारे में मैंने कहा, वो उनकी सोसाइटी में, उनके कल्चर में रच बस गए। अब ये लोग जो गए हैं, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, बहुत ज्यादा स्किल्स भी नहीं है इनके पास, काम कुछ कर नहीं सकते, इन्हें तो वहां के वो जो बेनिफिट्स हैं वो चाहिए। अब यहां से गए किस नाम पर हैं कि भाई इनको सिविल वॉर की वजह से भगा दिया गया, लेकिन क्या इन्हें यह समझाया गया कि वेस्टर्न स्टेट सिस्टम क्या है, वेस्टर्न लिबरल सिस्टम क्या है? इनके लिए स्टेट इज रिलीजन और उनके लिए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां ये रिलीजन से बाहर जा नहीं पाए और एक ऐसी सोसाइटी में चले गए जहां लड़की को कम कपड़े पहनने की आदत है, ऐसे तो अब उनको कह रहे हैं प्रोस्टिट्यूट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है गली गली में फैल चुका है वहां पर, और वो कॉन्फ्लिक्ट देखिए पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी में चलता है। हमारे यहां भी जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जहां सोसाइटी और वोट बैंक डिवाइड हो और ऐसा लगे कि सामने वाला आपके लिए लड़ रहा है, कर रहा है वो नहीं, लड़ रहा है। तभी आप ग्रेट वेल्डर्स का नाम सुनेंगे, जॉर्जिया मेलोनी का नाम सुनेंगे, उसके बाद आप ये क्या नाम है, ऋषि सुनक, वो कौन सी थी वो सुएला ब्रेवरमैन, ऐसे ऐसे फ्रांस के अंदर भी खड़े हो रहे हैं, हॉलैंड, पोलैंड, इवन जर्मनी में खड़े हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा सीरीज डोमिनो इफेक्ट है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लास्ट में जाके किसको विलन बनाया गया? एक पर्टिकुलर माइग्रेंट्स को। लेकिन माइग्रेंट्स जिस पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, अब उसके नाम पर शोर मचना लगा। तभी आप देखोगे कभी कुरान जला रहे हैं, कभी इस्लाम से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं, कभी कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि यही यूरोपियंस इंडिया को लेसन सिखाते थे, इवन पाकिस्तान को भी कहते थे कंपैटिबिलिटी, कि आप दूसरी सोसाइटीज को अपने साथ इन्वॉल्व करिए। आज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब ये सिर्फ एक वो है कि सिचुएशन हमारी और आपकी कंट्रीज आज से, जब से हम आजाद हुए तब से झेल रहे हैं, वो लोग अब झेलने लगे हैं। और लोग उसे बस वो वही है कि पॉलिटिकल एक माइंडसेट की वजह से, पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से वो बहुत ज्यादा इस मामले में कर नहीं पा रहे हैं। यूं कहें कि जैसे कहते हैं ना कि अब जाके दिखाना शुरू किया है। अच्छा और सर, कुछ नहीं है। यस मैम। जैन आप ओवरसीज मोहन जी, जैन मेरा आपसे सवाल है, आप खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वेस्ट की जानिब से अक्सर मिलती हैं, और क्यों इस तरह इस्लामोफोबिया पाया जा रहा है वेस्ट में, क्या कहेंगे? नहीं रिवा, बहुत शुक्रिया पहले तो आपको बुलाने का, और मेरे पीछे अगर कोई शोर हो थोड़ा सा तो उसके लिए माजरत पहले से। तो मैं खुद एक ऐसी सिटी में बैठा हूँ, लंदन में इस वक्त हूँ। तो लंदन का आपको आइडिया है कि शायद मेरे ख्याल में ये ऐसी जगह है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं।
और मैं अक्सर इस पर व्लॉग भी बनाता हूँ कि एक वक्त था जब हमारे उस्ताद कहते थे कि लंदन में आप एक कलर के 3 लोग नहीं देख सकते, ठीक है, मुसलसल। आपको एक ब्लैक नज़र आता है, ब्राउन नज़र आता है, कोई व्हाइट नज़र आता है, इस तरह से था। और अब ये सूरत हाल है जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, ये इल्फर्ड एरिया है, और यहाँ पे इतने आपको पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी नज़र आएंगे कि मैं समझता हूँ कि अगर आप 10 बंदे भी गिनेंगे तो आपको एक गोरा भी नज़र नहीं आएगा। तो ये सूरत हाल है। तो जिस तरह से हरी साहब, मोहन भाई कह रहे थे सारी चीज़ें, वो बिल्कुल सही है कि जो एक ट्रांजिशन हुई, खासतौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सारी सूरत हाल बनी, और जो इन्होंने अपने बंदे खोए उस वर्ल्ड वॉर में, पहली में और दूसरी में, उसकी अब जो वर्क स्पेस बनी थी, जो वर्कलोड बढ़ा था इन पर, उसको ये पूरा करने के लिए इन्हें लोग चाहिए थे। उससे पहले तो ये था कि कॉलोनाइज्ड सी चीजें कॉलोनाइज्ड थी, और हर जगह पे वैसे ही इनका कानून चल रहा था। जहाँ पे भी आप किसी भी दुनिया के खित्ते में होते तो वैसे ही ब्रिटिश लॉ था, तो आप वहां होते, यहाँ होते, एक ही चीज थी आपके लिए, वो वैसे ही आप गुलामी वाली लाइफ थी। आप यहाँ आके रहते, आप जो है वो क्या कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है ना ब्लडी सिविलियंस वाला सीन, वो वाला सीन था कि हम लोग तो ब्लडी ब्राउन्स थे ना। तो तब तो वो ये सारी सूरत हाल वैसे ही डिफरेंट थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 ही, जब इनका कब्जा कमजोर पड़ना शुरू हुआ, इनकी गिरफ्त कमजोर हुई, और इन्होंने सबको इंडिपेंडेंस दी, सब आजाद हुए, पाकिस्तान आजाद हुआ, इंडिया आजाद हुआ, और कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आजादी ली। उससे पहले अमेरिका ने अपनी आजादी ली। तो ये जो ब्रिटिश सुपरमेसी है वो यहाँ पे आके जो है वो थोड़ी कमजोर हुई। और तब ब्रिटिश के साथ साथ आपको पता है कि फ्रेंच की भी कॉलोनीज थी, और भी कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। तो वो सारे के सारी जो है वो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में सारे अपने रिसोर्सेज झोंक दिए। तो उसकी बेस पे फिर उसके साथ इनकी मैन पावर भी कम हुई, तो वो लोग आए। अब बात यह है कि इससे भी मेन चीज होती है इमेज बिल्डिंग। किसी भी जगह की, किसी भी मुकाम का जो एक इमेज बिल्ड हुआ होता है लोगों की नजर में, वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। 2001 के बाद जब जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, तो उसके बाद जो इस्लामोफोबिया की एक लहर आई, जो जैसे इन्होंने उसामा बिन लादेन और तालिबान को, तो आप उसके बाद आप मुझे ये बताएं, आपको अगर मैं कहता हूँ वर्ड एक कि टेररिस्ट, तो आपके जहन में कैसा इमेज बनता है? आपके जहन में एक दाढ़ी वाला शख्स बनेगा, आपके जहन में क्लीन शेव शख्स आता है टेररिस्ट लफ्ज के बेस। क्यों? ये इमेज बिल्डिंग हुई होती है, ये प्रोपगेशन हुई होती है। ये जो प्रोपगेशन हुई हुई है वो इस कदर संजीदा हालत है और इस कदर सख्त है कि ये ऐसे ही है। यहाँ के जो मामलात हैं, जो यहाँ के एक तो ये है कि बहुत से लोग तो वैसे पाकिस्तानी इंडियंस भी अब आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे जो 3-3 नस्लों से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो गोरे हैं यहाँ के, ठीक है, जो खुद को समझते हैं कि वो मालिक है यहाँ के, उनके अंदर वो चीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आपको नजर आएंगी, वो खत्म हो ही नहीं सकती। और इवन आप ये अंदाजा लगाएं कि अब शायद गोरे उतने जो है ना वो रेसिस्ट नहीं नजर आएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे जो 3 नस्लों से इंडियंस मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो बंगाली मौजूद है ना, उनको ज्यादा नफरत होती है नए आने वाले लोगों से। उसके पीछे वजह यह है कि उन्हें शायद ये लगता है कि हम अब यहाँ के मालिक हैं, और हम क्योंकि पक्के हो चुके हैं, हमारे पास यहाँ के वीजे हैं, हम यहाँ के पासपोर्ट होल्डर्स हैं, और ये जो है ना ये कहीं ना कहीं स्पेस हमारी ना कम कर दें। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे खुद आया हूँ, यहाँ पे मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की हैं और मैंने जो अंदाजा लगाया है, आपको यहाँ पे अंग्रेजों से उस कदर खतरा नहीं है, आपको अंग्रेजों से, गोरों से मसला नहीं है उस कदर, वो आपसे उतने रेसिस्ट नहीं होते। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किलात आपके लिए यहाँ, ऋषि सुनक कौन है? जो स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, वो पाकिस्तानी नजाद है, हमजा क्या उसका नाम है, वो कौन है? पाकिस्तानी। तो यहाँ पे कानून क्यों सख्त हो रहे हैं? फॉरेन्स के लिए क्यों कानून सख्त हो रहे हैं बार बार? अभी जो इन्होंने नया कानून पास किया है, आप अंदाजा लगाएं, जो केयर होम वर्कर्स हैं या दूसरे जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ के लोगों को, जो यहाँ की फैमिली की टेक केयर के लिए आते हैं, वो अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। तो उसमें बाकायदा तौर पे ये बात कही गई है बार बार, जो है वो पार्लियामेंट में ये बात बार बार कही जा रही है कि आप ये तो चाह रहे हैं कि वो यहाँ आकर अपनी, आप लोगों की फैमिलीज का ख्याल रखें, लेकिन आप साथ ये भी कह रहे हैं कि अपनी फैमिली का वो ख्याल ना रखें। तो ये कैसी दोगली पॉलिसी है? तो ये जो सारी सूरत हाल है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे भी मसला ये है कि हमने इमेज बिल्डिंग वहां पे ऐसी की हुई है। हम फॉरेन कंट्रीज को ऐसे देखते हैं कि जैसे ये एक जन्नत है और हम कहीं जन्नम में रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो पोर्ट्रे हुआ है ना इमेज, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मसाइल हैं, और इसको हमें कहीं ना कहीं अनडू करने की जरूरत है। कहीं हमें इंडिया को भी हम बेहतर पोर्ट्रे कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी बेहतर पोर्ट्रे कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम लोग क्या किरदार अदा करें उसमें। क्या हम खुद से नेगेटिविटी
और मैं लिटरली बताऊं, हम लोग ज्यादा फ्रेंडली हैं। इंडिया वाले लोग, इंडिया में मेरे ख्याल में यहाँ से या पाकिस्तान से, पाकिस्तान में यहाँ से अगर कोई जाए ना बंदा गोरा, तो दुकानदार पैसे नहीं लेते यार चीजें खरीदने की। चीजें खरीदते हैं, वो पैसे नहीं लेते, और उनको ऐसे ना एक एक चीज है, वो खुद ही एक सासे कमतरी के शिकार होते हैं कि जैसे कोई बड़ा कोई पीर नहीं आगे होते, ये वाला सीन। तो ये सिनेरियो जो है ना, ये खत्म हम ही कर सकते हैं अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, या अच्छा जिन लोगों को कुछ एक्सपोजर है, वो चीजें, ये जो है, ये रिफ्ट, ये सारे मसाइल वो खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़ैन, आपके ओपिनियन का शुक्रिया। दुर्दाना मैन, मेरा आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको कि हम किस तरह इसको ओवरकम कर सकते हैं जो इस्लामोफोबिया वेस्ट में इतना तेज़ी से फैलता जा रहा है? और कसूरवार कौन है? हम में से ही है कसूरवार? और उसके बाद आपको क्या लगता है कि किस तरह इसको ओवरकम किया जा सकता है? देखिए ये इस्लामोफ़ोबिया, बल्कि मैंने पिछले दिनों कुछ खबरें पढ़ी थी कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इस्लामोफ़ोबिया के कुछ वाक़यात भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हैं मुसलमान वहाँ। अब भी आपने देखे कि एक बड़ी पॉज़िटिव चीज़ जो डेनमार्क में हुई है, ये ज़ाहिर-सी बात है, इस पे ये कोई डेनमार्क हुकूमत ने खुद ही से उठ के नहीं कर दिया कि वन फाइन मॉर्निंग दे फाउंड आउट कि नहीं जी, हमें जो इंक्लूसिव सोसाइटी देखें, आप हिपोक्रेसी देखें वेस्ट की, इतनी हिपोक्रेसी है। अगर हम थोड़े से भी इस वक़्त ये हटके कि भई वेस्ट की क्या तरक्की है, हम उनसे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हिपोक्रेसी अपनी जगह पर है। एक तरफ आपने ह्यूमन राइट्स का इतना एक पूरा मीनार खड़ा किया हुआ है, इतने आप उसके चैंपियन बनते हैं, दूसरी तरफ आप गज़ा में जो कुछ हो रहा है, देखिए हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन होती है ना, मतलब नॉट दैट कि वो मुसलमान मर रहे हैं, एक ह्यूमैनिटी के तौर पर चले मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये जो इस्लामोफ़ोबिया, जब डेनमार्क की मैं बात कर रही थी आपके साथ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है काम हुआ है, मुस्लिम ममालिक ने भी काम किया, उन्होंने कहा जी 2 साल की हम सज़ा देंगे। लेकिन इसका आपको एक और चीज़ मैं आप बताऊँ, ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है, ये डोंट थिंक कि ये चला जाएगा, इसका बहुत बुरा बैकलैश आएगा। अभी तो जो लोग तैयार हो रहे हैं, जब आप ना ये सीड, आप ये दहशतगर्दी के बीज तो आप खुद बोते हैं। अब जितने लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, जो जवान लोग वहाँ ब ब दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो मुसलमान इसको देख रहे हैं, आपका क्या ख़्याल है कि वहाँ वो ट्रेनिंग नहीं होगी, उनको तैयार नहीं करेंगे, उनके अंदर गम और गुस्सा नहीं होगा? ये एक पूरी नस्ल आप पैदा कर रहे हैं जिहादियों की, उसको बेशक जिहादी कह लें, मैं पॉज़िटिव सेंस में कह रही हूँ। बेशक आप उनको टेररिस्ट कह लें, बेशक आप उनको फ्रीडम फाइटर कह लें, बेशक आप उनको इंसर्जेंट्स कह लें, आप उनको जो मर्ज़ी नाम दे दें। लेकिन ये जो है इसका बैकलैश बहुत बुरा आने वाला है, और ये बैकलैश आएगा, और ये ज़ाहिर-सी बात है, मुसलमान के साथ हो रहा है, तो उम्मीद तो यही है कि उन्हीं के अंदर से आना चाहिए और आएगा। अब इस्लामोफ़ोबिया मुझे नहीं लगता कि ये इतना कुछ जो इस वक़्त आजकल हमारे दरमियान, फिर आप देखें कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से फ्रांस में क्या होता रहा। भई आपको पता है एक सेंटिमेंट्स हैं, उनका एक, हमारा एक रिलिजन है, हमारे एक नबी हैं, हम उनकी आप किसी भी मज़हब के साथ, आपके साथ तो परसों शो कर रहे थे हम, मैं भी बोल रही थी, हर किसी को अपने मज़हब के साथ सेंसिटिविटी होती है, कोई भी सुनना नहीं चाहता, किसी आप उनके कार्टून बना रहे हैं, फिर आपके आप उस वक़्त तो ये था कि जाके वो कार्टून बनाने वालों को जाके उन्होंने मार दिया। अभी किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है ना। देखिए ना, एक बंदा है वो सोच ले कि जी मेरी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने गन ली, उसने जाके एक कोई जमात थी उसके साथ जॉइन कर लिया, जाके वो वहाँ चला गया, जाके उसने मार दिया। तो आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे, हर कोई तो इतना सेंसिबल और वाइज़ और विज़डम वाला नहीं होता ना। अच्छा, फिर ऐसी सिचुएशन को बहुत सारी तंज़ीमें जो कि स्टेट के साथ उन्होंने अपने मामलात करने होते हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। एक तो होता है ना कि एक अकेला बंदा है, उसने कहा कि जी मैंने जाके फलाने बंदे को मार देना है क्योंकि इसने मेरे दीन को छेड़छाड़ी छाड़ी की है। वो अकेला, जैसे वो हम एक मिसाल देते हैं पाकिस्तान में, वो जो इल्म दीन था जिसने कत्ल कर दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो किसी हिंदू को। एक हमारे यहाँ उसकी यहाँ कब्र भी बनी हुई है मियाँ वो तो एक अकेला बंदा है, वो गया, उसको गुस्सा चढ़ा रहा, सारी रात सोचता रहा कि जी इसने मेरे नबी के खिलाफ, ये नहीं है। लेकिन एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप तंज़ीमें फिर ज़ाहिर है इस तरह से फिर बनती हैं, आप उसमें लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं, लोग को अच्छा फिर आप रास्ता आसान कर रहे हैं ना। अब आप पिछले दिनों देखें, मैं पाकिस्तान की बात करूँगी, हमारे यहाँ एक वो लाल मस्जिद का हम हमेशा ज़िक्र करते हैं। अच्छा, अब वो एक एक इस तरह के बहुत सारे वो बने हुए हैं, पॉकेट्स बनी हुई हैं। अच्छा, आपका सेंट्रल एशिया भरा हुआ है, अभी तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक किया है, लेकिन ये पूरी तरह तो नहीं जाएगा।
आप जब इस तरह का सारा मवाद दे रहे हैं, इस्लामोफोबिया देखिए, इस्लाम से डर लगना ये भी एक ड्रामा, एक तमाशा बनाया हुआ है। आपने खुद ही वो पूरा एक जिहादी का पूरा अफ़गानिस्तान की अगर आप जंग को थोड़ा-सा हम स्टडी करें, अब उसको पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किया। अब आप उसको अमेरिका ने भी इस्तेमाल किया। जिस वक़्त ये जंग शुरू हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने बाकायदा एक अदारा बनाया। उस अदारे का काम क्या था कि अभी भी वो बिल्डिंग है जिसको यूएस ने फंड किया था, और उसका काम क्या था कि जिहादी लिटरेचर पैदा करना, छापना, लिखवाना, उसको बँटवाना, ताकि लोगों का एक ज़हन साज़ी हो और सबको लगे कि जी इस्लाम की जंग हो रही है, इस्लाम और काफ़िरों की जंग हो रही है। जबकि बिच इट वाज़ न उसके बाद फिर आप एक वैक्यूम छोड़ के चले गए। सारी बातें हम लोगों ने बड़ी दफ़ा की है। फिर उसको कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान ने भी उसको स्ट्रैटेजिक डेप्थ की एक फ़ज़ूल किस्म की पॉलिसी लेकर इंडिया के साथ हमने महाज़राई की। फिर वो कश्मीर में हमने वो कश्मीरियों को जाकर पूछे, मैं गई आज़ाद कश्मीर, आई रिमेंबर वहाँ जाके मैंने ये यही जो अब जेकेएलएफ का वहाँ भी था एक, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमारे तो पूरी जो हमारा आइडियोलॉजी थी, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, सबसे ज़्यादा नुकसान ही पाकिस्तान ने पहुँचा है। ये अभी तो मैं वहाँ की बात कर रही हूँ कि मैं आज़ाद कश्मीर में बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा कश्मीरियों की स्ट्रगल को किसी ने नुकसान पहुँचाया तो वो पाकिस्तान है। उसके अंदर हमने मज़हब घुसेड़ दिया। मतलब ये जो है ना, असल बात ये है कि समझने की है, मज़हब को ना इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक तरफ आप कहते हैं, इनकी बात मैं कहूँगी मोहन साहब ने बिल्कुल ठीक की। एक तरफ वो बार-बार इंडिया को कहते हैं कि जी आप अपना सीधे हो जाएँ, आप ह्यूमन राइट्स को, मुसलमानों को स्पेस दें, ये दें, वो दें। ऊपर से यही इटली की वो जो ये मोदी के साथ तस्वीरें भी बना रही थी अभी जो कॉप मेलोडी 20 में सारा ये दे वर वेरी फ्रेंडली और ऊपर से आप इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी इस्लाम की कोई जगह नहीं है। वैसे मैं थोड़ा-सा एक बात यहाँ करना चाहूँगी कि दुनिया में कोई भी मज़हब हो ना, वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, मैंने कंपैरेटिव रिलिजन में हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, कोई भी मज़हब हो, वो कोई बुराई नहीं सिखाता। वो कोई नहीं कहता मारो, धार करो, शराबें पियो, ज़ना करो, ये करो, वो करो, वो एक क्लीन ज़िंदगी को प्रमोट करता है हर मज़हब। ये सारा कुछ, ये सारी बदमाशी इंसानों की गई है कि उसपे उसको टिंकरिंग करके, उसके साथ खराबी करके, उसको अपना बना दिया, उसके अंदर मज़े चीज़ों को कर दिया। तो अभी भी जो कल्चर है वेस्ट का, वो वही है जो इस्लाम प्रीच करता है, या जो जुडाइज़्म प्रीच करती है, जो क्रिश्चियनिटी प्रीच करती है, या जो हिंदुइज़्म प्रीच करता होगा। तो अभी जब आई वुड जस्ट से कि दिस इज़ असल खबर वो ये है, उस वो जो जिस पे आप प्रोग्राम कर रही है ना, वो असाइलम सीकर्स जो है ना, और वो जो माइग्रेंट्स हैं, ये बहुत बड़ा इश्यू है, और ये विदिन कंट्रीज़ भी इश्यू है। मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में भी। हम लोगों का पॉलिसी सर्कल में ये बात होती है कि लाहौर तबाह हो रहा है माइग्रेशन की वजह से, लोगों को रोकें, माइग्रेंट्स को रोकें। तो बेसिकली वो अ, उसमें वो ट्विस्ट दे दिया उन्होंने इस्लाम का। तो इस्लामोफोबिया खत्म करना चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म करना, और मुसलमानों को भी थोड़ा-सा इस पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा मैं खत्म करती हूँ बात को। ये जो अभी ज़ैन ने बात की थी ना इमेज बिल्डिंग की, ये मुसलमानों के ऊपर बहुत हमारे हमारे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। हम तो वी आर नोवेयर, वी आर नॉट यूनाइटेड। और ये एक दफ़ा इज़राइल में इज़राइल का एक प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा हमें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतने डिवाइडेड है। आप देखें ना, आपके गज़ा के इर्द-गिर्द सारे मुसलमान हैं, और अरबों मतलब वो रिच ऑयल कंट्रीज़ हैं, एक बोतल पानी के अंदर नहीं लेकर जा सके। तो आपका क्या ख़्याल है, उनके पास पावर नहीं है? वो उनके पास बहुत पावर है, इतनी पावर है कि वो अमेरिका को खड़ा कर सकते थे इज़राइल के सामने। उनके पास इतनी पावर है, सिर्फ़ पैसे की नहीं, इतना तो सऊदी अरब इज़ वन, आई थिंक सेकंड और थर्ड कंट्री बाइंग द लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम द यूएस। वो सिर्फ़ इतना ही कहते ना कि ये हम बंद कर देंगे, तो आप सोचें कि जंग का पूरी शक्ल बदल जाती। बहुत पावर थी, लेकिन किसी ने अपनी पावर इस्तेमाल नहीं की। हम तो ये यूरोप को बैठ के रो रहे हैं, इजिप्ट का बॉर्डर लगता है गज़ा के साथ, उन्होंने वो नहीं खोला कि जी ये माइग्रेंट यहाँ आ जाएँगे तो क्या होगा? इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये जो है ना इतना सादा, ये मुसलमानों के हाथ में है कि वो इस्लामोफोबिया को किस तरह से अपनी इमेज बिल्डिंग ही इज़ राइट। उन्होंने तो हमें जो पोर्ट्रे करना था कर दिया, हमने उस पे जो है ना वो सोने पे सुहागा करके बिल्कुल। काम खराब किया।
मैम शुक्रिया आपका। मोहन जी, मेरा आपसे सवाल है, जो वेस्ट में इतना इस्लामोफ़ोबिया फैला जा रहा है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? कैसे इस सोसाइटी को जो है प्योरली आगे लेके जाया जा सकता है, जिसमें इस्लामोफ़ोबिया जो है वो स्प्रेड हो रहा है, वो ख़त्म हो जाए? मैम, मैं एक एग्जांपल अपनी कंट्री से शुरू करना चाहूँगा, इंडिया से। हमारे यहाँ क्या हुआ था एक बार, अभी थोड़े साल पहले की बात, मतलब पिछले साल की बात है, नुपुर शर्मा केस आया था, जिसके अंदर नुपुर शर्मा के ऊपर इंसल्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे। अगर मैं आपको उसका पूरा मामला बताऊं तो पूरा मामला ये था कि तस्लीम रहमानी नाम का एक पैनलिस्ट, जिसने भगवान शिव और पार्वती के बारे में बहुत ही गलत लैंग्वेज बोली, बहुत ही भद्दी बात बोली, तो नुपुर शर्मा ने उसके काउंटर में कहा कि क्या मैं भी कुछ बोलूं, जो भी एग्जाम्पल लेके। तो हुआ ये कि तस्लीम रहमानी की बात इस दुनिया में किसी को नहीं पता, और नुपुर शर्मा की बात कतर से लेकर ओआईसी तक पूरे का पूरा उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। उसका रिएक्शन ये हुआ कि पहले बात तो कोशिश, और इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी कि साहब पहले ये पैनल के ऊपर एक बंदे ने, तस्लीम रहमानी ने बोला, और उसके बाद नुपुर शर्मा ने बोला, और ये बाकायदा बहुत अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन हुई। लेकिन कतर कहता है नहीं, उसे आप पनिश कीजिए, तस्लीम रहमानी के साथ कुछ नहीं, लेकिन उसे पनिश करो। और यहां पर एक फैक्ट चेकर था, जुबेर अहमद, जुबेर खान समथिंग उसका नाम है, उसने बाकायदा एक क्लिप काटी जो नुपुर शर्मा वाली थी, वो उठाकर वायरल की कि हमारे दीन की जो है बेअदबी हो गई या इंसल्ट हो गया, और दूसरे की बिल्कुल जिसे कहते हैं छुपा के रख दिया, गायब कर दिया। पूरा ओआईसी नुपुर शर्मा के खिलाफ। नतीजा उसका क्या हुआ? नतीजा उसका यह हुआ कि पूरा का पूरा जो माहौल था इंडिया में, जो एक टीवी डिबेट का एक छोटा सा इशू था, जिसमें वो रेफरेंस की बात कर रही थी, दिया नहीं था, कर रही थी, और वो भी वो चीज उठाई है जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो बोल चुके हैं। अब हुआ क्या, मैं ये इस्लामोफोबिया के अंदर कभी कभार ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। हुआ ये कि नुपुर शर्मा का जैसे ही मामला आया, पूरा का पूरा हिंदू कम्युनिटी नुपुर शर्मा के पीछे खड़ा हो गया कि भाई इंसल्ट तो तस्लीम रहमानी ने भी की थी, अगर इसको पनिशमेंट मिल रही है तो उसको क्यों छोड़ रहे हो? और उसके बाद हमारे यहाँ जिसने पनिशमेंट, जिसने हमारे भगवानों की बेइज्जती करी है, उन सबको पनिशमेंट दो, शफीकुर रहमान से लेकर न जाने कितने। अब इसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे, जिसमें हमारे यहां एक बंदे की बाकायदा वीडियो बनाते हुए गर्दन काटी गई कन्हैया लाल तेली की उदयपुर के अंदर। अब आप सोचिए, गर्दन काटी गई, और उसे जस्टिफाई करने के लिए यहां का अजमेर शरीफ के बहुत सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा बायकॉट हिंदूज। अब आप मुझे ये बताइए, रिएक्शन आएगा नहीं आएगा? अच्छा, अब आप मुझे दूसरी बात बताइए, हम जिसका मैडम ने जिक्र किया, शार्ले हेब्दो का, जिसने प्रॉफेट मोहम्मद की इमेज बनाई या मूर्ति बनाई। मैडम एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस पर अपनी चीजों को इंपोज करेंगे कि भाई अब हम तुम्हारे घर आ गए हैं, अब हम तुम हमारे अकॉर्डिंग रहो। नहीं, ये नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैडम, एक सेकंड बस, अगर वो आपके भगवानों की बना देता तो आप क्या बर्दाश्त कर लेते? मैडम यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम मैडम, ये चीजें हुई हैं। गणेश जी की मूर्ति टॉयलेट के ऊपर बनाई गई है, लेकिन वहां जाके किसी ने 12 बंदों को बम से नहीं उड़ाया, गोलियां नहीं चलाई। वो एक डिफरेंट कॉनोटेशन है ना, मजहब को आप मैडम ये डिफरेंट रिलेशन नहीं है। जूतों के ऊपर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। जूतों के ऊपर टॉयलेट पेपर, जो टॉयलेट पेपर यूज होता है, उन पे भगवानों की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो असलियत में प्रॉब्लम ये है, टॉलरेंस का तो कहीं तो लेवल होगा। नहीं, वो आपकी बात मैं समझ रही हूँ, एक अलग है, लेकिन ये आवाज जो है ना डबल मैं एक अपनी बात खत्म कर लूं। एक्चुअली क्या होता है कि प्रॉब्लम, मैं एक यूरोपियन की तरीके से सोच रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सही था गलत था, मैडम आप बिल्कुल ठीक थे। एज अ यूरोपियन मैं उसकी जगह जब खड़ा होऊंगा, ये नहीं मैं कह रही कि उस कार्टूनिस्ट को मारना ठीक था। आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट।
वो भी एक हम तो उस वक़्त ये कहते थे कि इसका जवाब हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से देना चाहिए। बहुत सारे तरीके थे उसका प्रॉब्लम यही है, गुस्सा हमें भी आया था। अब यही एक है, जैसे हमारे जैन भाई ने कहा कि असलियत में प्रॉब्लम यही आ रही है कि उसमें सर तन से जुदा। अब सैमुअल पैटी बच्चों को ये बता रहा है व्हाट वाज द इशू। सड़क के ऊपर गर्दन काटी गई, चर्च के अंदर घुस के 2 बंदों को चाकू से मार दिया गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो ट्रक चढ़ा के 80 बंदे पेरिस के अंदर उड़ा दिए गए। प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो इस्लामोफोबिया की जो आग थी वो 2005-6 के आसपास से अगर आप सीरीज उठाकर देखेंगे, बहुत सारी जगहों के ऊपर हमले हो चुके थे। बस ये जो लिबरल गवर्नमेंट्स थी वो उसे मामले को दबा जाती थी, इग्नोर कर जाती थी कि नो दिस इज ह्यूमैनिटी, वो एक की गलती है, वो एक की गलती। अब प्रॉब्लम ये आई, इस हमास वाले मामले ने क्या किया, हमास वाले मामले ने उस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वो प्रेजेंट कर दिया। लड़ाई हमास और इजराइल की हो रही है, दुनिया के अंदर इमेज क्रिएट हो रही है कि हमास तो गायब हो चुका है, मर रहे हैं फिलिस्तीनी, सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन हो क्या रहा है, एकदम से फिलिस्तीन के सपोर्ट में थाउजेंड्स इवन लैक्स ऑफ पीपल सड़कों पे आ रहे हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन इस हमास वाले इशू ने एक फियर क्रिएट कर दिया है यूरोपियंस के अंदर कि यार हम कहां हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। कुछ तो अटैक्स हो रहे हैं, कुछ अमेरिका ने वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पर एक पोर्ट्रे कर दिया कि टेररिज्म मींस दाढ़ी वाला टोपी वाला। अमेरिका ने पोर्ट्रे किया, सैमुअल पैटी और ये चार्ले हेब्दो के अटैक्स ने उसको जस्टिफाई कर दिया कि हाँ भाई ऐसे ही है। रही सही कसर पूरी कर दी इस क्राउड ने, जो एकदम से इकट्ठा हुआ सड़कों से बाहर निकल के। वो एक नोएल मारा गया था मैडम, फ्रांस के अंदर नोएल पुलिस वाले ने मार दिया था। आप ये सोचिए, गुस्सा, सड़कों पर तो आगजनी तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन एक साइलेंट सपोर्ट उस पुलिस वाले के अकाउंट में दिखाई दिया, जहां पर नोएल के फेवर में $78 लाख समथिंग इकट्ठे हुए, 7.8 लाख पाउंड इकट्ठे हुए, यूरोज, और जो पुलिस वाला था उसके अकाउंट में 1 मिलियन पाउंड्स इकट्ठे हो गए कुछ दिन में। ये उन यूरोपियंस का साइलेंट वाला सपोर्ट था कि यस वी आर एंग्री। और वहां वो सपोर्ट एक जगह तो वो डोनेशन में दिखाई दिया, दूसरी जगह वो वोट्स में दिखाई दे रहा है। और यही रीजन है, और ऐसा नहीं है। अब आप ये देखिए, सुएला ब्रेवरमैन ने ग्रूमिंग गैंग का एक इशू उठाया। अब ग्रूमिंग गैंग का जो इशू था वो जो एज पर द यू कैन से मीडिया, सारे का सारा इशू जो था वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के सर पे और एक पॉसिबली एक पर्टिकुलर कंट्री के सर पे उठा के रख दिया गया। अब उसी तरीके से ग्रूमिंग गैंग के बाद दूसरा इशू कौन सा उठाया गया कि भाई ये क्या नाम है, हमास वाले मामले में और पैलेस्टीन वाले मामले में, कि वहां पर पैलेस्टीनियंस जब प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो वहां पर पैलेस्टीनियंस जो है वो सपोर्ट में जा रहे हैं, मतलब उसको लंदन पुलिस सपोर्ट कर रही है, और इजराइल के मामले में उनको कुत्तों की तरह घसीट घसीट के मारा गया। ये असलियत में क्या हो रहा है, ये क्रिएट कर रहा है एक डिवाइड। वो मैं अपनी कंट्री से, क्योंकि मेरे यहां भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मैं इस चीज को जस्ट देख पा रहा हूं कि अल्टीमेटली नुपुर शर्मा वाला जो एग्जाम्पल है वो वहां पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। और वो एक रीजन है कि आप सोचकर देखिए, इंडिया में हिंदुओं को यहूदियों से क्या मतलब है, लेकिन इंडिया में जो हिंदू है वो बड़ी लेवल पर, जिसे कहते हैं बहुत स्ट्रांगली इजराइल और यहूदियों के फेवर में खड़ा हो गया। इसलिए नहीं कि कोई जानता है, नाम तक नहीं जानते किसी का, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया का जो मुस्लिम है वो हमास के लिए सेलिब्रेट कर रहा था। अब आप सोचिए, हमास ने हमला किया, जो कि जो भी अटैक आप कैटेगराइज करेंगे हमारे लिए वो एक सडन और टेररिस्ट अटैक था। हमास का अटैक 7 अक्टूबर को, यहां मिठाइयां बांटी हैं, यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं बम पटाखे फोड़कर। तो जब ये वीडियोस वायरल हुए कि हमास ने इजराइल को बजा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, वो वीडियोस जैसे ही वायरल हुए एकदम से एक अपसर्ज क्रिएट हुआ कि वी आर वेयर वी आर। और जैसी ये सिचुएशन क्रिएट हुई आप देख सकते हैं। अब आप यहां इसे कहेंगे दिस इज इस्लामोफोबिया, तो अल्टीमेटली एक रिएक्शन की फॉर्म में ज्यादा दिखाई दिया बिहेवियर। हाँ,
और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन धर्म बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे पॉसिबली उस रिलीजन को इंटरप्रेट करके लोगों को भड़काने वाले जो लोग हैं ना, वो सबसे पहले हैं, जिन्हें हम या तो प्रीस्टली क्लास इन आर जनरल लैंग्वेज कहते हैं, या फिर आपके पॉलिटिशियंस हो गए जो अपने फायदे के लिए जस्ट एंजॉय कर रहे हैं। यस मैम। मोहन जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरा सर काइंडली म्यूट कर दीजिएगा। जैन, आपको क्या लगता है कि किस तरह वेस्ट से जो है जो है वो खत्म किया जा सकता है, और हम कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो दाना जी भी और हरी मोहन भाई भी, और मुझे मेरी बड़ी छोटी बातें हैं, लेकिन बहरहाल बर्दाश्त कर दें, आप लोगों की मोहब्बत है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मेरे इसराइल में भी काफ़ी दोस्त हैं, हालांकि पाकिस्तानियों के यूजली होते नहीं, और जो वहाँ के मामलात है ना, पहली बात तो ये है कि हमें हमास और जो इसराइल की जो जंग है ना, उसको समझने की ज़रूरत है कि क्या ये एक रिलीजियस जंग है या नहीं है, और अगर रिलीजियस जंग नहीं है तो फिर इसराइल बतौर स्टेट इसको ले रहा है या वो। तो देखिए, मेरी बात सुने, इसराइल के यहूदी दोस्त है मेरे, मुस्लिम तो दोस्त हैं ही हैं, साथ यहूदी दोस्त भी हैं। हमेशा हमास का जो एक टसल रही है वो जायनिस्ट कम्युनिटी के साथ रही है। वो बतौर इसराइल जो सारा है वो फलस्तीन से नफरत नहीं करता, और फलस्तीन सारा वो सारे इसराइल से नफरत नहीं करता। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के सारे जो मुसलमान हैं वो इंडिया से नफरत नहीं करते, और इंडिया के सारे हिंदू पाकिस्तान से नफरत नहीं करते, लेकिन जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो उसको ऐसे देख रही होती है, जब उनके सामने पाकिस्तान और इंडिया का वर्ड आता है वो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी गिन रहे होते हैं और पूरी इंडियन कम्युनिटी गिन रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही जो एक इमेज है वो फलस्तीन और इसराइल का हमारे ज़हन में बैठा है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं, हमारा उसमें हम एक स्पेक्टेटर हैं। ना तो आप उनकी लड़ाई में कोई रोल दे रहे हैं, ना हम दे रहे हैं, हम जाहिर ज्यादा से ज्यादा हम उन पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो ये वहां पर भी किसी तरह से एक रिलीजियस टसल है, जो वहाँ की जो जायनिस्ट कम्युनिटी है, जो एक्सट्रीम यहूदी, जो कट्टर यहूदी कह लें आप उनको, या यहाँ पे हमारी तरफ जो हमास है, जो मुसलमानों की एक्सट्रीम, जिसको बैरून मुल्क वाले दहशतगर्द भी कहेंगे, तो लेकिन जायनिस्ट को नहीं कहेंगे। उसके पीछे वजह ये वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुसलमान प्रोमिनेंट हो चुका है इस सारे मामले में। जो दहशतगर्दी का एक इमेज बिल्ड हुआ है उसमें आप यहूदी को कभी फिट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इमेज बिल्ड हो चुका हुआ है ऑलरेडी। आपके जहन में कभी यहूदी बतौर दहशतगर्द आएगी नहीं है, वो आएगी मुसलमान, क्योंकि उसके ऊपर 13-14 साल की मेहनत हुई है। नॉम चॉम्स्की अमेरिकन फिलोसफर हैं, मेरी एमफिल का थीसिस उन पे था, उनका जो प्रोपेगेंडा मॉडल है मैं पहले भी बता चुका। तो वो भी ये कहते हैं कि आप जब एक चीज कर लेते हैं ना, उसको अंडू करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये जैसे हमारे उस्ताद बताते होते थे कि अगर आप ड्राइविंग सीख सकते हैं लेकिन ड्राइविंग भूल नहीं सकते फिर। ठीक है, जब एक दफा आ जाती है ना फिर भूलती नहीं है। जब आप कोई चीज कर लेते हैं उसको अंडू करना बहुत मुश्किल है। ये जो 14 साल 15 साल की मेहनत हो चुकी है ना इस पे, और जो अमेरिका ने ये चीज ये पूरी दुनिया में ये ज़हन में पोर्ट्रे कर दिया हुआ है ना कि जो टेररिस्ट होता है वो ऐसा होता है कि उसके सर पे टोपी होती है, उसकी दाढ़ी होती है और वो इस तरह का नजर आता है। वो जो अब इमेज है ना उसको अंडू करने के लिए इतनी ही मेहनत चाहिए। तो क्या आप इतनी मेहनत के लिए तैयार हैं? क्या कोई मुसलमान कंट्री इतनी मेहनत के लिए तैयार है? क्या आप उसको अंडू कर सकते हैं? उसके लिए ये नहीं है कि आप उसके लिए, अगर कोई बंदा आपको दहशतगर्द करता है कहता है और आप उसको जाके गोली मार दें, तो ये तो फिर आपने उसके जो चीज है उसके फैक्ट को आपने राइट साबित कर दिया। आपने तो इसको अंडू करना है किसी तरह से, आपने तो ये ज़हन ये माइंडसेट चेंज करना है। ठीक है, उसके पीछे अब सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। हजरत अली तो उनका कॉल है कि मेरे पास अगर कोई शख्स आए और उसका एक बाजू कटा हो और वो मुझे कहे कि मेरे पे जुल्म हुआ है, तो मैं उस पर तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक दूसरे शख्स को ना देख लूं। हो सकता है वो दूसरे के दोनों बाजू काट के आया हो। तो आप अंदाजा लगाना, हम पता क्या करते हैं, हम क्रॉस चेक नहीं करते। हम अगर मुसलमान हैं तो हम हमास की साइड लेंगे जो मर्जी हो जाए, हम अगर यहूदी हैं तो हम जायनिस्ट की साइड लेंगे, इसराइल की साइड लेंगे। तो ये जो अंधी तकलीद है ना, सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया का मसला जो है ना वो अंधी तकलीद है। वो जो है वो क्रॉस चेक जो हम नहीं करते, वो मसला है सबसे बड़ा। तो हमें जो है ना वो फैक्ट्स को खुद स्टडी करना चाहिए। हमें आप मैं अगर पाकिस्तान में बैठे अगर हम सारे के सारे जो लोग हैं या मुस्लिम जो हैं अगर वो मौलवी की बातों में आ रहे हैं और इंडिया में बैठा जो शख्स जो है वो सिर्फ उस बंदे की जो उनको मंदिर में पढ़ा रहा है उसकी बातों में आ रहा है, तो फिर मेरा और आपका नॉलेज पूरा कभी भी नहीं हो सकता। हमें एग्जैक्ट चीज को पढ़ना है, एग्जैक्ट फैक्ट को जानना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी तगदो करनी पड़ेगी। तो वो हम आसान परस्त लोग हैं,
हम वो कौम है जो आसानियां चाहते हैं। हम लोग वही चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें घर मिल जाए। हम किसी भी चीज पे मेहनत नहीं करना चाहते। हम अब यहाँ पे ना, यहाँ के जो कल्चर में सबसे बड़ी चीज मुझे नजर आई यूके की और पाकिस्तान में डिफरेंस। यहाँ पे हर पूरे घर के सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 60+ लोग भी आपको काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और वो इसलिए काम नहीं करते कि उनके मामलात नहीं तय पा रहे, वो इसलिए करते हैं कि वो इसकी उन्हें आदत है। हम लोग अभी 25-26 साल के लोग हैं, हम वो उतना सख्त काम नहीं कर पाते जितने वो सख्त काम करते हैं यहाँ पे 7-7 साल के लोग। क्यों? उनके अंदर आदत है, उनका स्टेमिना बिल्ड किया हुआ है उन्होंने। हम लोग जो सुस्त कौमें हैं ना, जो कॉलोनाइज्ड कौमें हैं, उन्होंने अपने आप को खुद सुस्त किया हुआ है। और हमारी कायली की वजह से एक घर में, आप ये अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान इंडिया में जिस घर से एक बंदा बाहर होता है ना, वो बाकी घर वाले काम ही नहीं करते। उनसे पूछेंगे ना क्या काम करते हैं, वो सही जी कहेंगे कि बड़ा मुंडा बाहर होता है, ठीक है, मामू बाहर होता है, चाचा बाहर होता है, अब्बा बाहर होता है, ठीक है, भरा बाहर होता है। बस ये हमारी मेंटालिटी है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम लोग कहाँ मशक्कत करेंगे कि हम फैक्ट्स को चेक करें, हम फैक्ट देखें, हम उन चीजों को पढ़ें, हम उस रियलिटी को जानने की कोशिश करें। हम हमारे लिए तो बड़ा आसान है कि हम लोग टीवी चलाएंगे, जो वो बताएंगे हम बस मान लेंगे, ठीक है। जो आपको लगता है कि जो लोग आपको टीवी पे बैठ के फैक्ट्स बता रहे हैं, वो आपके लिए मेहनत करेंगे, वो आपके लिए वो सारे फैक्ट्स इकट्ठे करके आपको देंगे, वो आपको वो उतनी इंफॉर्मेशन देंगे जो आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आपको नहीं लगता वो भी उस प्रोपगेशन का हिस्सा हो सकते हैं, जिस प्रोपगेशन पे इतने इतने बड़े, अगर अगर एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो अपनी प्रोपगेशन उनसे बड़ी कर सकता है? करनी है तो फिर लोगों को अपना अंदर एक इंटेंट पैदा करना पड़ेगा। अपने अंदर जब ये इंटेंट होगा ना कि हमने एक्चुअल रियलिटी तक पहुंचना है, या हमने इस चीज को अंडू करना है, या हमने इन फैक्ट्स को सही करना है। आपने कितनी हिम्मत की है इस बात को शो करने में कि मैं मुसलमान हूं, अगर तो मैं मुसलमानों से ये दहशतगर्दी का लेबल हटाऊंगी। मैंने कितनी की है, या किसी और भी पाकिस्तानी ने कितनी कोशिश की होगी इस पे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। ये मसला ये है कि हमारी तो आपसी लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही। हमारे तो पाकिस्तान और इंडिया की आपसी लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही। वहां के हमारे जो आपस के पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही। तो हमने वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स को क्या पढ़ना है? हमने वर्ल्ड लेवल के मामलात को क्या देखना है? हमने उन चीजों को क्रॉस चेक कैसे करना है? हमने उनको मामलात को हल कैसे करना है? हम तो उस लड़ाई में है ही नहीं। बात तो ये ना, या तो उसके कंटेंडर्स हो, आप उनका मुकाबला कर रहे हो किसी तरह से। आप इटली को क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान इटली को क्या कह सकता है? पाकिस्तान फ्रांस को क्या कह सकता है? आप मुझे ये बताएं ना। आप उनका बाइकआउट कर सकते हैं, या आप उनको कोई बात कह सकते हैं, वो आप उनको बात मनवा सकते हैं? आपकी आधी से ज्यादा तजारत वो बंद कर देंगे। तो यही सारे मसले मसाइल हैं। सबसे तो ये है कि हम जी हमेशा पाकिस्तान ही सफर करेगा। पाकिस्तान की जिस तरह की इकोनॉमी की कंडीशन है, दुर्दाना मैम क्या कहेंगी एंड पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अच्छा, मैं इनसे थोड़ा-सा जैन ने जो बात की है, आई थिंक सारी जितनी भी कॉलोनीज़ थी, बहुत सारी कॉलोनीज़ जो हैं वो उसके इम्प्रेशन, जैसे इंडिया इतना तरक्की कर गया, इंडिया इज़ नो मोर द सेम कंट्री, हम तो रोज़ बात करते हैं। और इंडिया में जो भी मुल्क तरक्की करेगा वो बोलियो सुस्ती काहली वाले मुल्क नहीं है। हम तो क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा इंडियन चैनल चलते हैं, मैं अपनी मदर को भी कहती हूँ, वो देखती हैं, उनको बहुत शौक है इंडियन चैनल्स का, वो डिश लगाई हुई है, पता नहीं उन्हें क्या। मुझे ज़्यादातर लगता है कई दफ़ा मेरा इंडियनाइज़ेशन हो गई माइंड की, इसी वज़ह से हुई है अलबत्ता। लेकिन कमाल काम करते हैं जी, सच्ची बात है, एडवर्टाइज़मेंट बनाते हैं, आप उनकी एडवर्टाइज़मेंट देखें। और मैं अपनी समझा रही होती हूँ कि क्या कमाल है, वो दिमाग अपना चलाते हैं, उन्होंने मेहनत की है, नज़र आ रहा होता है। और हम लोग वन्स अपॉन अ टाइम वी यूज्ड टू लिव सऊदी अरेबिया, वहाँ हम देखते होते थे इंडियंस इतनी मेहनत करते थे, पाकिस्तानी नहीं करता था। मैं सच आपको कह रही हूँ। हम देखते थे, नहीं करते। अब मैंने अपने मिलने वाले हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं, मैंने पूछा अंकल क्या वजह है इंडियंस, कहते वो एक-दूसरे की टाँगें नहीं खींचते। एक इंडियन दूसरे इंडियन को सपोर्ट देकर ऊपर चढ़ाएगा, पाकिस्तानी एक-दूसरे की टाँगें खींचते हैं। तो ये हर मैं ये नहीं कि मैं मुझे कोई शौक है पाकिस्तान की, हमें तो अल्लाह करे कि कोई एक चीज़ मिल जाए कि जिस पे हम तारीफ़ कर सकें। मतलब अब तो किसी चीज़ पे कर ही नहीं सकते इतना, लेकिन सारी नहीं, सारी जितनी भी कॉलोनीज़ जो थी, जो आज़ाद हुई हैं, बहुत सारियों ने, जो कॉमनवेल्थ की जितनी आप देखें कंट्रीज़ हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, उन्होंने तरक्कियाँ की हैं। वो एशिया में इतने सारे ममालिक हैं, वो आगे निकल गए, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि हमारा पता नहीं कोई डीएनए यहाँ का, इस इलाके का, ये भी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। बांग्लादेश देखें कितना आगे चला गया है, हमसे आगे चला गया है।
इंडिया भी इसी का हिस्सा था। पता नहीं इस इलाके का क्या मसला है, क्या हम लोगों को क्या ब तो ये बात इन्होंने इस पे बस थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि हाँ, ये मैंने ये उस वक़्त भी हम ये बात करते थे। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली जब ये पेरिस में इन्होंने जाके कत्ल किया, उसको मारा, फिर बाद में भी ये कुछ अर्सा पहले भी हुआ था, 2-3 साल पहले भी मारा था जाके, 3-4 साल पहले भी किसी बंदे को। तो ये कंस पक बल्कि इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि ये प प पाकिस्तान में भी जलाओ-घिराओ शुरू हो गया। तो ये कोई तरीका नहीं था। आप उसका कंस्ट्रक्टिव जवाब देते। आप उसकी जगह पर कोई और नैरेटिव लेकर आते ना, जैसे अभी ज़ैन बात करे। आप उन्होंने नैरेटिव बनाया ना, उन्होंने कहा कि जी हर दाढ़ी वाला दहशतगर्द है। हालाँकि इंडिया में मूवी भी बनी थी कि वो हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, उसमें शायद सलमान खान थे, शाहरुख खान था, कुछ इस तरह से थी। उन्होंने कर दिया था छोटा-मोटा ये काम। तो ये हमने नैरेटिव क्यों नहीं बिल्ड किया? हमें भी तो कुछ मैं सारे मुसलमान ममालिक की बात करती हूँ। हर कोई जाके इन्होंने बैक चैनल डिप्लोमेसी की है। ये मैं जब आपको डेनमार्क वाली बात बता रही हूँ, ऐसे तो नहीं होगी ना। लेकिन ये जो है ना ये एक हमारा हमने उसके ऊपर ठीक तरह से काम वाक़ई नहीं किया। हमने नैरेटिव बिल्डिंग नहीं की कि मुसलमानों की एक क्योंकि मुसलमान अब अभी मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रही थी एंड दैट्स ट्रू एज़ वेल। ये इज़राइल में ने तो ये किया ना कि एकदम जाके रश में जाके सारे मार दिए। 14 ब 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर सारा सफाया कर दिया। यमन में मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है और इससे ज़्यादा मुसलमान मर चुके हैं यमन में। जितनी बच्चे वहाँ भूख से मरे हैं, मैं उस वक़्त मुझे याद है कि ये यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले मिन्नतें करते थे पैसे दें, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, वहाँ खाना खिलाना है, लोग बच्चे भूख से मर रहे हैं। बच्चे बीमारियों से मर गए, वो तो मुसलमान थे। वहाँ तो आपने जाके सऊदी अरब से भी मिसाइल फेंके वहाँ जाके, तब तो मुसलमान मर रहा था, तब तो किसी को कोई होश नहीं आई। तो ये मैम बेसिक पाकिस्तान में भी तो हम ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर जो है वो मुसलमान का ही कत्ल कर देते हैं। ये भी तो एक यहाँ तो पर एक हमारे बड़ी जिसमें हमने बात की थी, देखिए ये मज़हब को ना जिन ममालिक में भी थोड़ा बहुत भी ये ब्लास्फेमी की उस दिन भी हमने बात की थी कि यहाँ मिसयूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ब्लास्फेमी लॉज़ हम लोगों का क्या कह सकते हैं? बल्कि अगर आप थोड़ा-सा अपना डेटा देखेंगे ना पुलिस वगैरह में जाकर आपको पता चलेगा कि ये सबसे ज़्यादा मुसलमान अंदर हैं। हमने और अच्छा ये जितने भी लॉज़ हैं ये आपस में इस्तेमाल हुए हैं। किसी ने ज़मीन पे कब्ज़ा करना है, वहाँ क्रिश्चियन बैठे हुए हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इन्होंने डेसिक्रेशन किया कुरान की। अच्छा फिर वही ज़ैन वाली बात कोई पता नहीं करता, कोई क्रॉस चेक नहीं करेगा, वो बड़ा आसान है, वो मस्जिद में ऐलान कर देंगे, ओ जी हमारे नबी को बुरा कह दिया, हमारे इस चीज़ को बुरा कह दिया। उसके बाद वो पूरा का पूरा वो एक अ, ब लोग मॉब बनाना आसान है ना, अनपढ़ लोगों का मॉब तो बहुत आसान होता है। और उसके हाथ में आपने छड़ियाँ पकड़ा दी, अब आपने केरोसिन पकड़ा दिया, उसने जाके जलाओ-घिराव कर दिया, बस बात खत्म हो गई। आप ज़्यादातर ये जब जिन मुल्कों में कवानीन कमज़ोर होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और वहाँ ये मामलात करना आप देखें वो श्रीलंका के वो मरवा दिया, कई इस तरह के केसेज़ हुए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँगी अगर आप जाकर अगर देखें आप पुलिस स्टेशन में अगर इनका खाता निकालें, तो मुसलमान ज़्यादा मुसलमान अंदर हैं, ब्लास्फेमी की वजह से। हुँ। और ये मुसलमानों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा क्योंकि वी आर नॉट बॉदर्ड कि हम कोई उसको हमारा तो कानून पुराने हैं, सोच हमारी नई है, तो क्या मुल्क चलेगा? हुँ। मोहन जी एंड पर क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? किस पॉइंट ऑफ व्यू में मैम? ओवरऑल मैम ओवरऑल सर जो भी मुझे ओके। सर कह दिया। आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी। देखिए मैसेज ये है, मुझे अभी तक पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक चीज़ जो बेसिकली, क्योंकि मैं खुद एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना भी थोड़ा बहुत मैंने अभी तक देखा है, मैं सिर्फ एक बॉटम लाइन पे पहुंच पाया हूं कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक चीज़ जो जेन्युइनली गायब है वो है मॉडर्न एजुकेशन बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लॉजिक एंड रीजन गायब है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी गायब है, डेफिनेटली और मैं ढूंढ नहीं पा रहा कि वो है कहाँ। फ्रेंकली 57 कंट्रीज में एक कजाकिस्तान ऐसा है जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मेहनत कर पाया और वो थोड़ा उसके ऊपर आगे बढ़ पाया,
अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक, रीजन, इन सब चीजों पे बात होती हो। इनफैक्ट मुझे यहां तक लगता है कि वो हिस्ट्री के ऊपर भी बात नहीं करते, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये ऐसे दो चीजें ऐसी मिसिंग है कि जिन्होंने एक ऐसी जिसे कहते हैं जनरेशन इस टाइम पर ला रखी है, जो आपको हर जगह आग, या तो उनके घर में आग लगी हुई है या जहां हैं वो प्रॉब्लम में है। और एक हेटेडनेस एक अजीब सी इसीलिए फैली हुई है कि एक एक्चुअली क्या होता है ना, दो तरीके होते हैं। एक तो जहां मैं बैठा हुआ हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं अपनी आंखों से अपने अकॉर्डिंग दुनिया को देख रहा हूं। एक है मैं इमेजिन कर पाऊं कि मैं आपकी जगह बैठूं, मैं जैन की जगह बैठूं यूरोप में, जैन की जगह यूरोप में बैठूं एज अ मुस्लिम, और जैन की जगह यूरोप में बैठूं एज अ हिंदू और एज अ यूरोपियन। तो मैं तीनों की तरह बैठ के इमेजिन जब तक नहीं करूंगा ना, तब तक मैं अपने आइडियाज को लॉजिकल बना ही नहीं पाऊंगा, और मैं जैसे कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड होकर रिएक्ट करूंगा। ये प्रॉब्लम नॉर्मली देखी गई है, और जो आज के दिन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नॉर्मली मैंने देखी है, खासकर ये अरब वर्ल्ड से लेकर और पाकिस्तान तक खासकर, कि कॉमन मासेस और रूलिंग क्लास में इतना बड़ा गैप है कि रूलिंग क्लास एलीट है। वापस ही आई नहीं वहां पे। प्रॉब्लम यही है कि वो एलीट इतना एलीट है कि उसे कॉमन मैन से कोई मतलब नहीं है। और यही रीजन है 57 कंट्रीज, 57 कंट्रीज मिलके 18,000 पैलेस्टीनियंस को बचाने के लिए सिर्फ भीख मांगते हुए नजर आए हैं। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगे तो, भीख मांगते हुए नजर आए हैं। आप अभी है ना मैम, रिक्वेस्ट करूंगा एक सेकंड, बुरा मत मानिएगा। अभी आपने कहा कि सऊदी अरेबिया हथियार ना खरीदे अमेरिका से। मैम, जिस दिन सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपसे हथियार नहीं खरीदूंगा, आई कैन गारंटी इजराइल कुछ करे या ना करे, ईरान निपटा देगा, इधर से यमन निपटा देगा। आपस में राइवलरीज इतनी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि लॉजिक गायब है। क्या कारण है कि इतने ही यूरोपियन कंट्रीज है वो एक है, वो भी बड़ा लड़े एक नहीं है। उनको याद, आपको उनको वर्ल्ड वॉर दोनों उन्हीं की हुई थी, उन्होंने आपस में वो मार मार के सब कुछ किया था। वो कौमें बंद तो होते हैं चीजें, लेकिन वो भी है। मैडम, वर्ल्ड वॉर हुआ था ऑन द नेम ऑफ वो कैपिटलिज्म का कंपटीशन था वर्ल्ड वॉर। हम जिसे एज अ रेशियल कहें, वो रेशियल या रिलीजियस था ही नहीं, वो तो कैपिटलिज्म का कंपटीशन थे दोनों, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। उसमें दोनों ब्लॉक्स मार्केट्स पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे, कॉलोनीज पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। यहां लड़ाई का नेचर वर्ल्ड वॉर के नेचर से बिल्कुल अलग है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप मुझे ठीक कीजिए, मैं वेलकम है मैम, माफ कीजिए अगर कुछ ऐसा कुछ बोल दिया तो थोड़ा। रिबाहा भी शो है, आई हैव टू गो। नहीं, जो वर्ल्ड वॉर 2 है ना मोहन भाई, उसमें तो हिटलर साहब की जो जर्मन सुप्रीमेसी थी ना, वो एक रेशियल चीज थी। उसने ही पंगा शुरू किया और वहां से सारे मामलात बढ़े। उसको आप उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि लड़ाई जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की थी वो तो पैरेलल चल नहीं रही थी, लेकिन वो थी मेन स्ट्रीम यूएसएसआर और इनके दरमियान जो है। हम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक, मैं खुद यूपीएससी, मतलब जैसे आपके यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन होता है पाकिस्तान का, वैसे ही यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी होता है, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। और हमारे एक फेवरेट क्वेश्चन आता है, द जर्म्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर प्रेजेंट इन ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जो वही थी। बाकी हिटलर का जन्म उसी जर्म्स की वजह से आया था, हिटलर वॉज अ आउटकम ऑफ दैट जर्म्स। तो अल्टीमेटली लड़ाई कैपिटलिज्म की थी, जो बाद में आइडिया के अंदर कन्वर्ट हो गई, और उसमें से 3 आइडियाज डेवलप हुए, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म पुराना था, कम्युनिज्म राइज हुआ, और थर्ड था नेशनलिज्म, जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म में कन्वर्ट हुआ। दोनों ने मिलकर नेशनलिज्म को मारा, दैट वाज हिटलर। और बुरा मत मानना, पाकिस्तान के बारे में अभी मैम भी कह रहे थे, देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, कभी राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ ही नहीं, और ये बिटर ट्रुथ है। पाकिस्तान में कभी राइज ऑफ नेशनलिज्म नहीं हुआ, और हुआ नहीं, होने नहीं दिया। और इंडिया के अगेंस्ट आज भी अगर आप देखेंगे तो जो
मोदी रेजिम को गिराने के पीछे की जो पूरी स्कीम चल रही है वो असलियत में इस नेशनलिज्म के अगेंस्ट है जो कैपिटलिज्म लड़ना चाहता है। कमजोर गवर्नमेंट आएगी तो वो किस लिए आएगी? वो उनके अकॉर्डिंग काम करेगी, ये मानता नहीं है। हमारी कंट्री के अमेरिका के साथ तू मैं पूरी दुनिया जानती है, चाइना से कम अमेरिका से ज्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से नेशनलिज्म ज्यादा है कंपैरेटिवली। यस मैम। मैम कुछ कहना चाहें? मैं ये कह रही हूँ कि आई हैव टू लीव, आप लोग फिर प्रोग्राम करें। जी सर, मैम हो गया कंप्लीट और इसको वाइंड अप करते हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मैम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।